जब मैं बीमार हुआ 1 महीने के बाद जन्म के, तो मेरे घर वाले उठा के मुझे गली में होते हैं ना झोला छाप टाइप डॉक्टर, और उसके पास ले गए। उसने क्या था क्या नहीं था, उसने पता नहीं कौन किस नशे में था कि उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया। मेरे को आज भी याद है कि ये जो मेरा हाथ है 3-4 साल की उम्र में सुइयों से घोपा जाता था हाथ, पूरा ये हाथ भरा रहता था, यहाँ तक पूरा भरा रहता था। 3 से 4 साल का था मैं उस समय, और काफ़ी पीड़ा सही है मैंने। अरे विकलांग है, अरे लंगड़ा है, कहाँ जा रहा है, ऐसा तू कर लेगा, सब कर लेंगे तो मतलब तू भी कर लेगा। जब तक आप किसी की तुलना अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आप खुश रहेंगे। जहाँ तुलना की वहाँ आप बर्बाद हुए। आज हम एक ऐसे लड़के की आपको कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन के अंदर अपनी बीमारी को बीच में बहाना नहीं बनाया और लगातार वो मेहनत करता रहा। पढ़ाई भले ही बीच में छूट गई हो, चाहे आर्थिक तंगी की वजह से, चाहे बहुत सारी वजह से। उसका नाम अमर है। अमर को देखा होगा आपने मीडिया के अंदर, वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलता आता है, बड़े बड़े पत्रकार उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आखिरकार अमर की पीछे की कहानी क्या है? अमर दूसरों का इंटरव्यू लेता है, लेकिन आज हम अमर का इंटरव्यू ले रहे हैं। अमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते घूमते हैं, आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली बात तो मैं नर्वस हो रहा हूँ जवाब देने में, क्योंकि मैं जवाब लेने में एक्सपर्ट हूँ, जवाब देने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो हाँ, फेमस नहीं कहेंगे, बस लोगों का सम्मान है अब मेरे प्रति जो इंटरव्यू मिल जाता है, और चल रहा है काम धीरे धीरे। हाँ, नहीं, ये मतलब ये शुरुआत से आपको ये दिव्यांग जो आप हैं, पैर आपके हैं, ये बचपन से आपके ये हैं या फिर कुछ बीच में हुआ था आपका? देखिए सागर भाई, बचपन से तो नहीं है, मैं बचपन से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 1 महीने का था, आप लोगों जैसा ही जन्म हुआ था मेरा, हर चीज़ आप जो लोगों जैसी थी। हुआ यह है कि जब मैं बीमार हुआ 1 महीने के बाद जन्म के, तो मेरे घर वाले उठा के मुझे गली में होते हैं ना झोला छाप टाइप डॉक्टर, और उसके पास ले गए। उसने क्या था क्या नहीं था, उसने पता नहीं कौन किस नशे में था कि उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया। वो भी मेरे इस बाजू पे लगा, क्योंकि ये बाजू यादगार है, क्योंकि यहाँ से मेरा आधा बॉडी पार्ट कमजोर है। उसके बाद जो सिचुएशन शुरू हुई मेरे साथ, मैं उस दिन करीबन उठा ही नहीं जिस सिचुएशन में मैं सोया हुआ था। मेरे चाचा ने देखा मुझे कि ये तो एक सिचुएशन में सोया हुआ है, उठ ही नहीं रहा, ना कोट बदल रहा है, ना चीख रहा है, ना चिल्ला रहा, सुन पड़ा हुआ। उसके बाद वो लोग देखे और दौड़ा भागी मची कि हॉस्पिटल ले जाना है। उस समय मेरे पापा एक कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहे थे। लकीली वो पापा को बहुत मानते थे, गार्ड की नौकरी करने के दौरान मालिक उनको बहुत मानते थे। उन्होंने बोला कि इसे एम्स में भर्ती कराओ, तो मेरे को एम्स में भर्ती कराया गया और काफ़ी इलाज चला, काफ़ी कुछ हुआ। मेरे को आज भी याद है कि ये जो मेरा हाथ है 3-4 साल की उम्र में सुइयों से घोपा जाता था हाथ, पूरा ये हाथ भरा रहता था, यहाँ तक पूरा भरा रहता था। 3 से 4 साल का था मैं उस समय, और काफ़ी पीड़ा सही है मैंने। आज भी मेरी पीठ पे अगर कटने का निशान है, ब्लेड से मेरे को काट के डॉक्टर ने मेरी नस चेक की थी कि ये अभी इसकी नस कौन सी जीवित है, कौन सी नहीं चल रही, वो सारी चीज़ हैं। मेरा काफ़ी इलाज हुआ है, और मेरे दोनों पाँव के काफ़ी प्लास्टर हुए हैं। मेरे पीठ को पे बहुत बार टेस्ट किए गए, मेरे शरीर पे बहुत बार टेस्ट किए गए। बहुत सालों तक इलाज चल रहा है, और एक एज में, जिस एज में हमारी पढ़ाई शुरू होती है, मैंने पढ़ाई भी शुरू की थी, पर उस दौरान ये था कि बार बार इलाज के दौरान मेरी पढ़ाई में गैप लग रहा था। तो मैंने एक सर्टेन टाइम के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट किया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे को अपनी काम ये सब में बहुत बाधा आ रही थी, स्कूल प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने छोड़ा, फिर मेरा इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जितनी बॉडी ठीक हो सकती थी हुई। डॉक्टर ने बोला कि अब इससे ज़्यादा तो इंडिया में इलाज नहीं है, क्योंकि ये बात मैं करीबन बता रहा हूँ आपको 2007 आपकी। मतलब एक गलत इंजेक्शन आपको लगा, हाँ, उससे आपके पैर दोनों चले गए। मतलब ये डॉक्टरों ने कहा है कि लास्ट स्टेज है, इससे ऊपर ठीक नहीं हो सकते आप। इंडिया में तो इलाज नहीं है, और उस समय डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज इंडिया में नहीं है, इसका इलाज लंदन में है। और आप जानते हैं, एक ऑटो ड्राइवर, मेरे पापा फिर ऑटो चलाने लगे थे, क्योंकि नौकरी भी बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। तो ऑटो ड्राइवर का आप जानते हैं कितनी माली हालत टाइट हो जाती है। मतलब इलाज इसका है, लेकिन भारत में नहीं है, लंदन में है। लंदन में है।
पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं आपके, लंदन तो इलाज नहीं करा सकते? नहीं, ऑटो ड्राइवर हैं और ऑटो ड्राइवर 1 महीने का बचत करके चलता है मात्र, और लंदन जाने में आपको पता है टिकट कितनी महंगी है फ्लाइट की। लेकिन मुस्कान तो आपकी बता रही है बिल्कुल भी आप इन चीज़ों को सामने नहीं आने देते। मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े पत्रकार, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आपकी वीडियो शेयर करते हैं, और ये हिम्मत आती कहाँ से? आप, मैं देखता हूँ चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे फिर पहलवानों का आंदोलन हो, फिर बड़े बड़े मीडिया फिल्म सिटी हाउस हो, आप सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं। सबके मन नहीं करता मैं भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर घर पे रहूं? देखियो, मन तो बहुत करता है, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी बहुत मन करता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है अपनी सिचुएशन पे। और वही है ना, कीड़ा काट रखा है तो अब उस कीड़े को कैसे हटाएं? कीड़ा काट लिया है ना मुझे, कि बाहर रहना है, लोगों से मिलना है, अपनी पहचान बनानी है। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आने वाला फ्यूचर जो हमारे बच्चे हों तो वो बहाना दें कि यार हम कैसे करें। मैंने ये दिखाना चाहता हूँ भाई मैंने किया है, ऐसी सिचुएशन में किया है जिस सिचुएशन में लोग घर पे बैठ जाएं। मेरे पास अच्छा बहाना है देखा जाए तो, और इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि मैं ये बहाना नहीं मना सकता कि मैं क्यों करूँ ये काम। मैं बहाना मना सकता हूँ, बहुत अच्छे से मना सकता हूँ कि मैं क्यों करूँ, पर मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि ये बहाना मेरे फ्यूचर के लिए वर्थित होगा। अच्छा, सामाजिक लोग जब देखते हैं ऐसे लोग, बहुत लोग कमेंट भी करते होंगे। आप मुझे बता रहे थे आपने कहीं से बेइज्जत करके भी, ऐसे कौन लोग हैं जो आपको इस तरह का मतलब शरारत भी करते हैं? देखिए, कमेंट तो करते हैं, कोई कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी उम्र हो गई है, अब कमेंट का क्या ही फर्क करेगा। मतलब करते हैं, लेकिन लोग करते हैं, मानसिकता को नहीं बदला जा सकता। हम एजुकेटेड लोग भी करते हैं, ज्यादातर एजुकेटेड ही लोग करते हैं। क्या बोलते हैं? अरे विकलांग है, अरे लंगड़ा है, कहाँ जा रहा है, ऐसा तू कर लेगा, सब कर लेंगे तो मतलब तू भी कर लेगा। अभी आपने जो मैंने आपको भी बताया था, जिस ऑफिस से मैं बेइज्जत होके निकला हूँ, मैं गया था इंटरव्यू के लिए बात करने, अपॉइंटमेंट लेने। जाहिर सी बातें, फर्स्ट में तो अपॉइंटमेंट की लेने के लिए कोशिश करेंगे, तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप सर के पास चले जाइए, अंदर ही बैठे हैं आप। उन्होंने थोड़ा काइंडनेस दिखाई तो मैं भी सर मिल लें, तो जिससे अपॉइंटमेंट लेनी थी उसने बोला ए लंगड़े को यहाँ क्या कर रहा है, भाग से, भाग रहा है लंगड़े, तेरे पैंट गंदे, तेरे सत गंदी, भाग यहाँ से। तो ये चीज हुई मेरे साथ, और मैं इस चीज को मतलब एज अ लर्निंग लेके वहां से निकला कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये मुझे पता है, पर आज तक कभी ऐसे बंदों से मिला नहीं था। अब थोड़ा अवेयर रह के जाता हूँ कि हाँ हो सकता है। मतलब आप इस हालात के अंदर भी नौकरी मांगने के लिए गए, रिसेप्शन तक गए, इंटरव्यू और इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट पे लेके, लेकिन वहां ये बोल के भगा दिया कि लंगड़े भाग यहाँ से। जी, टूट नहीं जाते कई बार? नहीं, उतना क्या है, काम में हर चीज सिचुएशन आएगी सामने एक ना एक दिन। आप हर दिन एक जैसा नहीं होता। वहां इंटरव्यू हुआ आपका? नहीं, मैंने फिर उन्हें अपनी लाइन लिस्ट से हटा दिया। अच्छा, आप इंसान को अपनी आत्मरक्षा और अपनी आत्मा, जो सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, वो भी तो कोई चीज होती है ना। अगर आप मुझसे अच्छे से बात करें, मैं आपसे अच्छे से बात करूँ, आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा, मेरे वो संस्कार नहीं, पर मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, वो मेरी तरफ से आपकी बेइज्जती हुई कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आपने एक गोल्डन चांस खो दिया। तो मतलब एक तो पहली चीज ये कि आप कुछ करना भी चाहते हैं। बनना क्या चाहते हो जीवन में? बनना तो अमीर आदमी चाहते हैं। अच्छा, अमीर आदमी। अमीर आदमी बन के क्या करोगे? अमीर आदमी बन के वही देखेंगे कि अमीर आदमी के शौक क्या होते हैं। अच्छा, अमीर आदमी बन के ये देखना चाहते हैं कि अमीर आदमी करता क्या इतना पैसों का। हमारे पास तो है नहीं। और वो कीड़ा होता है ना कि अमीर आदमी के पास पैसा है, कहाँ वेस्ट करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, वही चीज है। कभी ना कभी मनी जाएंगे, भगवान की दुआ रही तो। लेकिन आपका जो इलाज था वो इंडिया में नहीं है, आप लंदन जाना चाहते हैं इलाज कराने के लिए? देखिए, मैं अब तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, दिल से कर लिया है, और इसी चीज़ को स्वीकार करने के बाद मैं चीज़ में बहुत अच्छे से ढल गया हूँ। मैं जितना अच्छे से मैं अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता हूँ समाज के आगे, सिचुएशंस के आगे, मैं उतना अच्छे से कर लेता हूँ। अब नहीं लगता कि मुझे पाँव की जरूरत है। क्या जरूरत है? और बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो मतलब ऐसे सिचुएशन में आके टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग मैं मिला, वो कहते हैं कि बस ये लास्ट स्टेज है, अब हम मन करता है कि हम सुसाइड कर लें। मतलब ऐसी क्या सिचुएशन है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो जाती शरीर से। मैं उनकी मानसिकता समझ सकता हूँ। एक समय था कि हम भी चाहते थे मौत अच्छी है, एक समय था,
मैं बताता हूँ बेसिकली दिव्यांगों की मानसिकता क्या होती है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे पता है। दिव्यांगों की मानसिकता ये होती है कि होता है ना कि हर चीज हाथ में, आप जैसे कुछ दो हाथ चीज हाथ में ले लिए हो और चल रहे हो, आपको तकलीफ नहीं होगी। पर मैं जो दोनों चीज हाथ में लूंगा तो मैं चलूंगा कैसे? हाथ का के सपोर्ट से तो चलूंगा। अब क्या है, कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ के एक हाथ नहीं होते, कुछ के कुछ मजबूरी होती है। दिव्यांगता बहुत तरीके की है हमारे समाज में। पर दिक्कत ये है ना कि उस चीज को लोग कंपेयर करने लगते हैं अपने आप से। जैसे कि मैं आपसे कंपेयर करूं, यार सागर भाई की लाइफ तो बड़ी मस्त है, कार चला के आ रहे हैं, कार बाइक से निकल जा रहे हैं, 2 पाँव से आ रहे हैं, एकदम चाय वाय जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, स्टाइल से नाच रहे हैं। ये कंपैरिजन मुझे मार देगी, समझ रहे हैं? मैं आपसे कंपैरिजन क्यों करूं? जब मुझे खुश रहना है तो मैं क्यों करूं सागर जी से कंपैरिजन? क्यों ना मैं अपने आप को ही खुश रखूं? अरे नहीं नाचना, उनका नाचने का स्टाइल अलग है, अपना अलग है। हमारा चलने का स्टाइल अलग है, अपना इनका अलग है। खुश रहने का ये भी तो तरीका होता है ना। जब तक आप किसी की तुलना अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आप खुश रहेंगे। जहां तुलना की वहां आप बर्बाद हुए। भगवत गीता में भी लिखा है कि किसी से तुलना करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मेरे नजरिए में भी वो भगवान कृष्ण ने कहा ये बात। अब वो तो कह के गए हैं तो कुछ तो गलत तो कहा नहीं होगा। मैं किसी से अपनी तुलना करता ही नहीं हूँ। आपके जेब में हम माना अभी 10,000 रुपए हैं, मेरे जेब में 10 रुपए हैं, तो क्या मैं 10 को 10,000 मना सकता हूँ? आप 10,000 को 10 नहीं मना सकते। मना सकते हैं। आप सोचेंगे 10,000 का 10 लाख हो जाए, मैं बोलूंगा 10 का 10,000 हो जाए फिर लाख की बात सोचेंगे। कंपैरिजन क्यों करूं मैं आपसे? नहीं है करना, मैं खुश हूँ। क्या कहना चाहते हैं देशवासियों के लिए? क्योंकि देखिए कंपैरिजन करे ना तो बेहतर है किसी से भी। हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, अपनी खुश रहने का तरीका होता है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ, बहुत खुश। मतलब मीडिया वालों से ही क्यों मिलते हैं? जब आपने कहा तो मैं देखा हूँ कि आप मीडिया वालों से ही मिलते हैं, बस मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों से ही। इसकी कोई खास वजह? जल्दी पकड़ में आ जाते हैं अच्छा, जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। जल्दी पकड़ में आ जाते हैं और इन्हें रीच आउट करना बहुत आसान है। रीच आउट करना बहुत आसान है। लेकिन पत्रकारों के लिए बहुत लोग गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, अलग अलग तरह की बातें भी लोग बोलते हैं कि चीन का दलाल है, वो है, ऐसे है। पत्रकारों के लिए इस तरह के जब शब्द बोले जाते हैं तो पत्रकारों के लिए बोले जाते हैं, जो पत्रकार जिस संगठन में काम कर रहा है उसके लिए बोले जाते हैं। समझने वाली बात है। पत्रकार आप भी हैं, ठीक है? आप भी किसी चैनल के लिए काम करते हैं। आपकी सैलरी कितनी है? 50,000, 7,000 मंथली। आप जिसके लिए काम करते हैं उसकी सैलरी कितनी है? 50-7,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं। उसके मन में आए वो जितना चाहे उतना अपने जेब में डाल सकता है। बुरा मत मानिएगा, सच बात है। पर आपकी एक अमाउंट फिक्स है। मैं अगर आपको बोलूं गोदी मीडिया तो कितना गलत होगा? अरे यार आपकी तो 50,000 फिक्स है, आपके तो जेब में 50,000 आ रहे हैं। आप उससे अपने घर का EMI दे रहे हैं, बीवी के खर्चे उठा रहे हैं, बच्चों के खर्चे उठा रहे हैं, माता पिता की दवाई देख रहे हैं, फिर अपना इलाज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। बच क्या रहा है आपके हाथ में? 2,000-3,000। ठीक है, मैं आपको क्यों गाली दूं? मैं उस सीधा संगठन को क्यों ना गाली दूं? आपके ऑर्गेनाइजर्स को क्यों ना गाली दूं? बिल्कुल सही बात। वो करवा रहे हैं ना आपसे, आप थोड़ी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये थे अमर। इसको अमर को आपने बहुत जगह तो देखा ही होगा, लेकिन ब्रेकिंग अमर पे देखा होगा। हाँ, ब्रेकिंग अमर इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इनके यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करिए और इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपने सुना कैसे अमर पूरी इंटरव्यू के अंदर आपने कहीं पर भी अमर के चेहरे पर एक जरा सी भी शिकन नहीं देखी होगी। ये चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता रहा, हंसता रहा। देखी होगी, शिकन नहीं देखी होगी। शिकन नहीं देखी होगी। बहुत से लोग टूट जाते हैं, बहुत से लोग सब कुछ खत्म करने के लिए इतनी मुश्किल समय के अंदर। लेकिन अमर से सीखिए। अमर नोएडा से पूरी दिल्ली के अंदर घूमते हैं, नोएडा में घूमते हैं, इसी हालात में घूमते हैं, लेकिन अमर ने कभी भी अपनी दिव्यांगता का रोना नहीं रोया। दिल्ली।